स्कूल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा। और पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो चैप्टर है वो आज रहेगा भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध, भारत के विदेश संबंध, भारत के विदेश संबंध, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। भारत के विदेश संबंध, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वे आपको निकालने हैं। इसके अंदर से मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, ठीक है। और एक बार सभी चैप्टर्स का मैं बेसिक आपका कराऊंगा। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं प्रत्येक लेसन से लूँगा जिसको आप कर पाएंगे, कर सकेंगे, ठीक है। तो भारत के विदेश संबंध, भारत के विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ, संसार के देशों के साथ, विश्व के देशों के साथ संबंध कैसे रहे। देखिए, मनुष्य भी अकेला समाज में कुछ नहीं कर सकता, उसे भी अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अन्य व्यक्तियों के ऊपर निर्भर होता है समाज में। इसीलिए वह अपना विकास कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। इसी प्रकार से जो है हमारा जो देश है या कोई भी देश है जो अन्य देश हैं उनके ऊपर निर्भर होता है। राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से जो है एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहता है। तो इसके लिए भारत ने अपनी जो विदेश नीति अपनाई, तो भारत की जो विदेश नीति के जो सिद्धांत थे वो मैं बता देता हूँ। भारत ने अपनी विदेश नीति का जो निर्माण किया है वो दो ही मुख्य सिद्धांत हैं जिसके आधार पर भारत ने अपना जो संबंध स्थापित किए हैं। विदेश भारत की जो नीति रही है वो एक तो गुट निरपेक्षता की नीति, पहला सिद्धांत गुट निरपेक्षता की नीति। दूसरा सिद्धांत जो भारत का रहा है पंचशील का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत। भारत ने इन दो सिद्धांतों के आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्माण किया है। भारत आज़ाद हुआ उससे पहले ही 1946 में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। दूसरे विश्व के बाद जो विश्व के देश थे, वो पूरा विश्व था वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक जो गुट था वो अमेरिकी गुट था और जो दूसरा गुट था वो सोवियत गुट था। विश्व युद्ध जो हुआ दूसरा, उसके बाद जो अफ्रीकी और एशियाई देश थे जो अस्तित्व में आए, जो आज़ाद हुए, उन देशों के ऊपर अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया अपने गुट में शामिल करने के लिए। इसी प्रकार से सोवियत संघ ने भी इन देशों के ऊपर दबाव बना दिया अपने में शामिल करने के लिए, ठीक है।
अब भारत की क्या भूमिका रही, भारत किस गुट में गया, किस गुट में शामिल हुआ? भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, न ही अमेरिकी गुट में शामिल हुआ, न ही सोवियत गुट में भारत शामिल हुआ। भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। पंचशील का सिद्धांत भारत ने अपनाया। ठीक है। अब भारत क्यों किसी गुट में शामिल नहीं हुआ? क्योंकि इसलिए भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ क्योंकि भारत यदि किसी गुट में शामिल हो जाता, मान लीजिए अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता, क्योंकि जैसे हमारे जो कुछ राजनीतिक दल थे वो चाहते थे कि भारत अमेरिकी गुट में शामिल होकर के अपना विकास करे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। और इसी प्रकार से भारत सोवियत गुट में भी शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि भारत दोनों से समान दूरी बनाए रखना चाहता था, दोनों से मित्रता चाहता था। और इसी क्रम में भारत ने 1971 में सोवियत संघ से भारत ने एक समझौता किया था, एक मैत्रीपूर्ण समझौता किया था, एक सहयोग करने का समझौता किया था, और वो 20 साल तक 1991 तक चला। वो बात अलग है कि 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया और केवल विश्व एक ध्रुवीय ही बनकर रह गया और एक ही महाशक्ति विश्व में रह गई, वो अमेरिकी गुट थी। अमेरिका था एक ही महाशक्ति। ठीक है। अब इसके बाद गुट निरपेक्षता की नीति है। गुट निरपेक्षता की नीति में क्या आता है? क्या है वह गुट निरपेक्षता की नीति? वो क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन? देखिए, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्राध्यक्ष, यूगोस्लाविया के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो थे मार्शल टिटो। और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर। अब ये जो तीन नेता थे, विश्व के नेता, ये तीन विश्व के नेता जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को खड़ा किया, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवक्ता माने जाते हैं। तो सबसे पहले एक सम्मेलन होता है, कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। कहाँ सम्मेलन होता है ये? इंडोनेशिया के बांडुंग में यह सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन कब होता है? ये सम्मेलन 1955 में होता है। इस सम्मेलन में 29 एशियाई व अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 29 एशियाई और अफ्रीकी देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। और वैश्विक स्तर पर जो है अणु बम के ऊपर प्रतिबंध लगाना, अणु बमों के जो प्रयोग है उनके ऊपर, उनके जो बमों के जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना, और जो है साम्राज्यवादी नीति का खंडन करना, रंग भेद की नीति का खंडन करना, उसकी जो है बुराई करना, इस प्रकार से एक इन बातों के ऊपर चर्चा हुई। ठीक है। अब इसके बाद पहला शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में होता है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में होता है। कब होता है? 1961 में। कहाँ होता है? बेलग्रेड में। कहाँ होता है? बेलग्रेड में।
ये आप नोट कर लेना, बेलग्रेड में होता है। बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया की राजधानी है, यूगोस्लाविया की राजधानी है, जहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मार्शल टीटो है। तो पहला ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होता है। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से इनके सम्मेलन होते रहते हैं, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन चलते रहते हैं। और जो अंतिम जो अभी तक 18 गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हो चुके हैं और 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन अब तक का जो लास्ट है 18वां गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है कहाँ होता है? ये होता है अजरबैजान में होता है। और इस सम्मेलन में हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस प्रकार से आज भी इस गुटनिरपेक्ष जो संगठन है, आंदोलन है, इसका अस्तित्व है। और ये इसके 120 सदस्य देश है, इसके 120 सदस्य देश है वर्तमान में। और ज़्यादातर जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो आज़ाद देश हुए हैं वो इसके सदस्य देश हैं। 120 देश इसमें शामिल हैं, ज़्यादातर एशियाई देश इसमें शामिल हैं, जो और अफ्रीकी देश इसमें शामिल हैं। अब इन देशों का सिद्धांत क्या है कि समान विकास, पूरे विश्व में समान विकास होना चाहिए, भेदभाव वैश्विक स्तर पे होना नहीं चाहिए। किसी और जो जलवायु जो परिवर्तन है उसमें पृथ्वी को जो पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, विभिन्न समय समय पर ये बैठकें होती हैं। और जो है इस प्रकार से इनका ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन चलता है। अब हम बात करते हैं पंचशीलता के सिद्धांत की। दूसरा जो सिद्धांत भारत का रहा है गुटनिरपेक्षता का, पंचशीलता का सिद्धांत। ये पंचशीलता के सिद्धांत की जो घोषणा है, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में घोषणा की थी। पंचशीलता के सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे के अखंडता का सम्मान करना और एक सह-अस्तित्व बनाए रखना, मैत्रीता की भावना बनाए रखना, इस प्रकार से ये पंचशीलता के सिद्धांत हैं जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जिनको घोषित किया गया था। अब जो है गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत और पंचशीलता का सिद्धांत जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, उन्होंने जो निर्माण विदेश नीति का किया, उसके आगे आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद जो है राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद जैसे पीवी नरसिम्हा राव थे, और पीवी नरसिम्हा राव के बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, एचडी देवगौड़ा था, के गुजराल थे। और जो है अब जो वर्तमान में हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं और वर्तमान में जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी इसका अनुसरण किया है। जो नीति जवाहरलाल नेहरू ने भारत की बना दी विदेश नीति, उसका अनुसरण सभी प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं। अब भारत के जो अन्य देशों के साथ संबंध कैसे रहे, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब जैसे विश्व के सभी देश, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो सोवियत रूस है, और इजराइल है, यूरोपीय देश हैं, जापान है, सब के साथ भारत के अच्छे रिलेशन हैं, अच्छे संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं सब के साथ, और सांस्कृतिक संबंध है भारत के। और इस प्रकार से
भारत का जो विश्व लेवल पे जो एक दूसरे के साथ जो चाहे वो व्यापार है बहुत अच्छा रहा है। अब जो जिस देश के साथ भारत के जो संबंध है वो सही नहीं है वो है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कि भारत से के विभाजन से ही एक अलग देश बना है। इसके साथ शुरू से ही संबंध भारत के अच्छे नहीं रहे हैं। 1947 में ये इसकी संबंधों की मैं शुरुआत बताता हूँ कि 1947 में 22 अक्टूबर को जो पाकिस्तान के कबायली थे उन्होंने पाकिस्तान की सेना की सह पर भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है। इसके बाद में 1947 के बाद में 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। भारत के ऊपर चीन ने अटैक किया था और जिस वजह से भारत कमज़ोर स्थिति में आ गया था, भारत की हार हुई थी उसमें। तब पाकिस्तान ने सोचा इस कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाया जाए और भारत के ऊपर अटैक किया जाए। लेकिन उस समय जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया उस समय भारत के प्रधानमंत्री बदल चुके थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी। तो हारने के बाद एक समझौता हुआ ताशकंद में। सोवियत रूस जो सोवियत संघ था उसका जो ताशकंद नगर था वहाँ भारत के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनके बीच एक समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को। कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। और इस समझौते के अनुसार भारत ने जीते हुए प्रदेशों को वापस, जीते हुए क्षेत्रों को वापस लौटाना पड़ा था। ठीक है। अब इसके बाद 1971 में बांग्लादेश की समस्या को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में पाकिस्तान की फिर हार होती है और 1971 में लगभग पाकिस्तान के 90 लाख जो 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था और बाद में उनको छोड़ दिया गया था। इस युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। क्या होता है? ये ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है और 3 जुलाई 1972 को जो है शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जब ये शिमला समझौता होता है। 1971 के बाद ये मैं भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात मैं कर रहा हूँ। 1971 के बाद 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार होती है तो उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे बने और इस कड़ी में 1978 में ही जिस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो हमारे भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की। 1978 में ही चीन विदेश मंत्री के रूप में चीन की बीजिंग की यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। ठीक है। इसके बाद 1984 में जो है इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी ने भी पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित करने की अच्छे रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की। बार बार हमारे नेताओं ने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान ये सब नहीं कर पाया। अब इसके बाद 1999 में कारगिल वार होता है। 1999 में
कारगिल वार होता है, कारगिल। और इस कारगिल वार में द्रास सेक्टर, कारगिल और कुछ बटालिक का क्षेत्र जो है पाकिस्तान ने घुसपैठियों के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और इसलिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। और इस ऑपरेशन के तहत यहाँ से घुसपैठियों को और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। अब इसके बाद फिर से संबंध बनाने की, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, बार बार हमारा देश संबंध बनाने की, पड़ोसी देश से संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें नहीं करता है कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर लोकतंत्र का गला घोटा गया है, पाकिस्तान में भी ज़्यादातर सैन्य शासन रहा है। और जब 1993 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा मुंबई में सीरियल बम धमाके किए जाते हैं, उस समय पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री बनती है वो बेनजीर भुट्टो बनती है। वो भी भारत के खिलाफ जो है जहर उगलना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से संबंध बनने की कोशिश होती है और फिर संबंध खराब होते जाते हैं। इसके बाद जो मैंने बताया था 1999 में कारगिल उस समय जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था वो जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो सेना अध्यक्ष था वो परवेज़ मुशर्रफ था, और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था वो नवाज़ शरीफ था, नवाज़ शरीफ। कुछ दिनों के बाद नवाज़ शरीफ का तख्ता पलट कर देता है परवेज़ मुशर्रफ, और फिर हमने उस सैनिक शासक से भी संबंध बनाने की कोशिश की। आगरा शिखर सम्मेलन हुआ और वहाँ भी जो है बात भारत पाकिस्तान की बात जो है बेनतीजा रही, वहाँ भी कुछ लाभ नहीं हुआ। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जब हमारे नरेंद्र मोदी बनते हैं 26 मई 2014 को, तो शपथ समारोह होता है, तो उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को बुलाया जाता है, और इसीलिए बुलाया जाता है संबंध अच्छे हों। 2015 में फिर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाते हैं और जन्मदिवस की बधाई देने के लिए नवाज़ शरीफ को जाते हैं, ताकि इन दोनों देशों के संबंध स्थापित हों। वाजपेयी जी ने भी बहुत कोशिश की, एक जो है बस सेवा प्रारंभ की, अच्छे जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आए पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान उन संबंधों को भुना नहीं पाया। और वो जो स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, वो जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर के भारत के साथ वो आज तक वो चल रही है। अब दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ चीन की। चीन में 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है, साम्यवादी शासन की स्थापना होती है, साम्यवादी शासन की स्थापना होती है चीन में 1949 में। और 1954 में जो है चाउ एन लाई जो चीन के प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत की यात्रा पर आते हैं, और दोनों में पंचशीलता का जो सिद्धांत है उसके ऊपर सहमत होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। और फिर क्या होता है 1959 में जो तिब्बत के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, उनको भारत के द्वारा शरण दी जाती है, और यहीं से भारत चीन के संबंध खराब होते गए, और फलस्वरूप नतीजा क्या हुआ, भारत चीन युद्ध 1962। बाकी सभी जो पड़ोसी देश हैं भारत के रिलेशन अच्छे हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो नेपाल है, अन्य म्यांमार है, श्रीलंका है, लेकिन इन दो देशों के बीच जो है भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे, नहीं वर्तमान में भी नहीं चल रहे। बाकी विश्व के देशों के साथ संबंध अच्छे स्थापित हो रहे हैं। किसके साथ भारत के किस प्रकार से आर्थिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, ये तो एक विस्तृत चैप्टर है। आप जो है
जो विस्तार से आप बुक में आप देख सकते हैं, और विस्तार से जो अलग अलग मैं आगे कराता रहूँगा विस्तार से किस विश्व के एशियाई देशों के साथ या जो है अमेरिकी देशों के साथ या यूरोपीय देशों के साथ भारत के समय समय पर जो है संबंध किस प्रकार से चल रहे हैं, कैसे सांस्कृतिक संबंध चल रहे हैं, राजनीतिक संबंध चल रहे हैं, आर्थिक संबंध चल रहे हैं, सबके साथ अच्छे चल रहे हैं पाकिस्तान और चीन को छोड़ करके। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। नमस्कार।